हनुमा से बात करने के बाद आरब फ्लाइट से सीधे श्रीनगर के लिए रवाना हो गया था। श्रीनगर पहुंचकर एक बॉडीगार्ड आरब के पास आया। सर, आज आप श्रीनगर में ही रेस्ट करिए, हम कल सुबह होटल के लिए निकलेंगे। ये सुनते ही आरब गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। वो किसी भी तरह होटल पहुंचना चाहता था। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ श्रीनगर की वादियाँ देखने आया हूँ? मुझे अभी होटल पहुँचना है। उसका गुस्सा देखकर वहाँ खड़े सारे बॉडीगार्ड्स डर गए थे। ये लड़ाई आरब के लिए आर या पार की थी। रंग महल हॉलिडे बनाने के पीछे उसका बहुत बड़ा प्लान था। उसने अपने फार्म की टेंशन छोड़ दी, ये सोचकर कि अगर फार्म का बिजनेस बंद करना पड़े तो वो उसका लॉस भी झेल सकता था। लेकिन रंग महल हॉलिडे के बिजनेस के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता था। आरब के गुस्से को देखकर बॉडीगार्ड घबराते हुए उसके करीब आया। सर, रुद्री सर ने कहा था पहले होटल की सिचुएशन देख ली जाए, उसके बाद आपको वहाँ ले जाया जाए। रुद्री का काम था आरब की प्रोटेक्शन। वो साथ हो या ना हो, फिर भी आरब को प्रोटेक्ट करने का पूरा प्लान रेडी रखता था। लेकिन आरब ने उनकी एक न सुनी और शाम होते होते ही वो होटल की तरफ निकल गया। जैसे ही आरब अपने बॉडीगार्ड्स के साथ होटल पहुंचा, उसने देखा वहां बहुत शोर शराबा हो रहा था। वहां रुके टूरिस्ट और किडनैप्ड हुए टूरिस्ट के परिवार वाले सभी लोग होटल का सामान उठाकर फेंक रहे थे। लगता है कोई बड़ा ऑफिसर आया है, हमें उसके पास जाना चाहिए। सारे लोग बाहर चलो। इतना कहते ही सारी भीड़ आरब की कार की तरफ भागी और कुछ ही देर में सारे लोग उसकी कार के आजू बाजू ऐसे चिपक गए थे जैसे गुड के आसपास चींटियां लगी हो। ये नजारा देखकर कार के अंदर बैठा आरब डर गया था। लोगों के रोते हुए चेहरे उसके विंडो के सामने आ रहे थे। कोई अपने दोस्तों के लिए रो रहा था तो कोई अपने परिवार वालों के लिए। आरब ये लड़ाई अपने लिए नहीं, इन सारे लोगों के लिए लड़ रहा था। और वो ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से हार और जीत दोनों ही उसे धुंधली दिख रही थी। आरब ने जैसे ही अपनी कार का गेट खोला, रोने की आवाज के सिवाय उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सर, हमारी हेल्प करिए। मेरा भाई बाकी लोगों के साथ घूमने गया था, अभी तक वापस नहीं आया सर। प्लीज सर। आप लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? ऐसा लग रहा था सारे लोग उसकी कार को ही उठाकर बाहर कर देंगे। बॉडीगार्ड्स अपनी पूरी पावर से आरब को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी आसानी से ये भीड़ रुकने वाली नहीं थी। आरब किसी तरह कार से निकला, सारे बॉडीगार्ड से घिरा हुआ होटल के अंदर जा ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो होटल के चीफ सिक्योरिटी कीरत की थी, जो अपनी गलती की माफी मांगने आरब के पास आया था। अंबानी सर, आखिरकार आप आ ही गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं टूरिस्ट की पूरी तरह सेफ्टी नहीं कर पाया। इसलिए क्या कीरत, अगर तुमने कोशिश की होती तो शायद आज हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। गलती मेरी थी कि मैंने तुम पर भरोसा किया। मेरे पास अभी तुम्हारी फालतू बात सुनने का टाइम नहीं है। वहाँ खड़े टूरिस्ट को ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि आरब रंग महल हॉलिडे का कोई बड़ा मैनेजर था। उसी में से एक टूरिस्ट ने चिल्लाया, यही है रंग महल का मैनेजर, इसी की वजह से ये सब हुआ। जो लोग अभी तक नरमी से पेश आ रहे थे, उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। आरब को पकड़ने के लिए लोग अपने लंबे लंबे हाथों से उसकी कॉलर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। 30 बॉडीगार्ड से घिरे होने के बाद भी आरब अनसेफ था। भीड़ इतनी बेकाबू होने लगी थी कि उन लोगों ने कुछ बॉडीगार्ड्स को नीचे गिरा दिया। आरब सर को सेव करो, भीड़ बेकाबू हो रही है, उन्हें सेव करना हमारी पहली प्रायोरिटी है। आरब ने देखा लोग उसको पकड़ने के लिए गुस्से से उसकी तरफ लपक रहे थे और बॉडीगार्ड से उन लोगों का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, इस तरह करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये सुनकर लोगों का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन कुछ लोग अभी भी बड़बड़ा रहे थे जैसे वो आरब को नहीं छोड़ने वाले हों। ये गैंगस्टर का होटल है, तुम लोगों ने हमें यहाँ कैद करके रखा है और अब हमसे पैसे मांगोगे। सब कुछ तुम्हारे कारण ही हो रहा है। मैं सबको बताऊंगा कि रंग महल हॉलिडे के नाम पर तुम लोग क्या कर रहे हो। आरब ने उस टूरिस्ट को देखा, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि और पोलाइट होकर उससे बात कर रहा था और अपने बॉडीगार्ड्स को हाथ दिखाकर उनसे नरमी से पेश आने के लिए कह रहा था। आप लोगों का गुस्सा मैं समझ रहा हूँ, मैं यहाँ आप लोगों को हर्ट करने नहीं आया हूँ और ना ही कोई बॉडीगार्ड आप लोगों को हर्ट करेंगे। तभी एक टूरिस्ट और भड़क गया। जिस तरह बॉडीगार्ड्स वहाँ खड़े सारे लोगों को आरब से दूर कर रहे थे, ये उससे देखा नहीं गया। आप हमें बताओ हमने क्या किया है, हमें क्यों इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? हम लोग आपके होटल के गेस्ट हैं, कोई रोड साइड लोग नहीं जिनके साथ आप कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे लोग अपनी अपनी बात कहने लगे। डर सबके अंदर बैठ चुका था। वो सारे लोग किसी भी तरह यहाँ से जाना चाहते थे। वो लोग खुद को कोस रहे थे कि क्यों उन लोगों ने यहाँ आने का सोचा।
अगर वो यहाँ नहीं आते तो ये सब उनके साथ ना होता। सर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे मेरा फोन दे दीजिए। मेरे घर वालों को टेंशन हो रही होगी। आरव ने देखा लोगों के अंदर का गुस्सा सिर्फ उनके डर को छुपाने के लिए था। उसने अपने गार्ड्स को दूर रहने का इशारा किया और धीरे धीरे लोगों की तरफ बढ़ा। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। आप लोग यहाँ से वापस जाना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप कोई कैद में नहीं है। आरव ने वहां रुके टूरिस्ट को घर जाने की टिकट और गोवा का दूसरा टूर ऑफर किया तो लोगों को राहत मिली। कुछ लोग अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि उन्हें फ्री में दूसरी जगह घूमने मिल रहा था। इतनी सारी बातें होने के बाद पीछे से एक आवाज आई। वहां एक ओल्ड पर्सन आराम से सोफे पर बैठा हुआ था, जैसे उसके अंदर कोई डर ही ना हो। आप कौन हैं? क्या आप जो कह रहे हैं वो सच में होगा या ये सब बस उड़ी उड़ाई बातें हैं? मैं आरव, मैंने ही रंगमहल हॉलिडे कंपनी बनाई है और मैंने जो आपसे कहा वो 100% सच है, लेकिन अभी आप लोग नहीं जा सकते। ना जाने की बात सुनते ही सारे लोग बेचैन हो गए थे। इससे पहले लोग फिर से गुस्सा होते आरव ने बात संभाल ली थी। आप लोगों को ना जाने देने के पीछे एक रीजन है। हमारे कुछ टूरिस्ट किडनैप कर लिए गए हैं। उन किडनैपर्स ने हमें पुलिस को इन्फॉर्म करने से मना किया है, नहीं तो वो टूरिस्ट को मार देंगे। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बारे में आप किसी को ना बताएं। आरव जानता था अगर किसी ने भी ये बात अपने घर वालों या दोस्तों से कही तो कुछ ही देर में मीडिया और सोशल मीडिया में ये खबर फैल जाएगी। तभी एक 30 साल की पतली दुबली लेडी रोते हुए आरव के करीब आई और उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज मेरी 6 साल की बच्ची को वापस ले आइए। मुझे वादा करिए कि उसे कुछ नहीं होगा। उस लेडी की आंखों में प्यार देखकर आरव भी इमोशनल हो गया। आरव जैसे ही उस लेडी से कुछ बोलने गया तभी उस लेडी के हस्बैंड ने तेजी से उस लेडी को अपनी तरफ खींचा। ये क्या हमारी मदद करेंगे? इनकी सिक्योरिटी तो खुद ही डर कर बैठी थी। आरव जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आपकी सिक्योरिटी दुनिया की सबसे बेकार सिक्योरिटी है। वहां खड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड्स का चेहरा शर्म से झुक गया था। कीरत भी अपनी नजरें नहीं उठा पा रहा था और ये सुनकर सबसे बुरा आरव को लगा था। उस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उनसे लड़ता या फिर किडनैपर्स की गन पॉइंट पर खड़े उन टूरिस्ट की जान बचाने के लिए मैं पीछे हट जाता। और मैंने उन टूरिस्ट की जान बचाने के लिए अपनी टीम को पीछे हटाना ही सही समझा। कीरत की बात सुनकर उस लेडी के हस्बैंड ने गुस्से से उसे जोर का एक पंच मार दिया। कीरत के चेहरे से खून निकलने लगा, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो जानता था कि ये लोग उससे नफरत नहीं कर रहे थे, ये उनके अंदर का दर्द था जो बाहर निकल रहा था। ये सब देखकर आरव ने एक बड़ा फैसला लिया जो शायद वो कभी नहीं लेता। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आपकी बेटी और उन सारे टूरिस्ट को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो इस रंगमहल हॉलिडे को बंद कर दूंगा। ये सुन होटल का स्टाफ और सिक्योरिटी टीम को जोर का झटका लगा। टूरिस्ट भी शॉक होकर आरव को देख रहे थे। आरव ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को दांव पर लगा दिया था। मैं टूरिस्ट को वापस लेकर आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वहां खड़े सारे लोग आपस में बात करने लगे थे। वो सब सोच रहे थे कि अब आरव क्या बोलने वाला था। देखिए, मैं टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मैंने इंडिया के बेस्ट प्राइवेट फाइटर्स को हायर किया है जो इस मिशन को लीड करेंगे, लेकिन इस न्यूज के बारे में आप किसी को भी नहीं बताएंगे। आप उन फाइटर्स पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? आपने पहले भी अपनी सिक्योरिटी पर बिलीव किया था और हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या किया। आरव कुछ देर तक शांत खड़ा रहा। वो सोच रहा था कि इनके सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। उसने पास में रखी एक ग्लास की प्लेट उठाई और उसको जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। ये देखकर वहां खड़े सभी शॉक्ड हो गए थे। फिर आरव ने वहां रखी 10 प्लेट उठाई और उन प्लेट्स को एक स्टिक टेप से रैप किया और फिर उसे जमीन पे गिराया तो वो नहीं टूटा। ये सेम सिचुएशन सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुई। ना ही उनके पास लड़ने वाले इक्विपमेंट थे और ना ही लड़ने वाली टीम, लेकिन जो फाइटर्स अभी आने वाले हैं वो वेल ट्रेन्ड टीम है और खुद को बचाने के लिए उनके पास हाईटेक गैजेट्स भी हैं। ये सुनकर कुछ टूरिस्ट रिलैक्स हो गए और लोग छोटे छोटे ग्रुप में बैठ गए थे। उन्हीं ग्रुप्स में से एक 23 साल का यंग लड़का उठा। हेलो सर, क्या आप ये बता सकते हैं कि हमें और कितने दिन तक यहाँ रुकना होगा? मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उन्हें देने के लिए मैंने पहले से ही पैसे निकाल लिए हैं। जैसे ही किडनैपर्स फिरौती मांगने के लिए कॉल करेंगे वैसे ही हम उन्हें पैसे देकर टूरिस्ट को ले आएंगे। टूरिस्ट के परिवार वाले और उनके दोस्तों को सुनकर अच्छा लग रहा था। उनके मन में एक
उम्मीद बन गई थी कि अब वो अपने करीब वालों को जल्दी ही देख पाएंगे। उन्हीं फैमिली में से एक यंग लड़की खड़ी हुई जो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन रो रो कर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। आरव जी, मैं अपने फादर के साथ यहाँ आई थी। मॉम के जाने के बाद वो बहुत अकेले हो गए थे और उन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जल्दी से जल्दी उन्हें यहाँ ले आइए। उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। इस किडनैपिंग ने बहुतों के दिल दुखाए थे। आरव उन सब के इमोशन को समझ रहा था, लेकिन वो खुद इतना मजबूर था कि खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकता था। आरव उन्हें इमोशनली तो अच्छा फील करवा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग शांत होने को तैयार नहीं थे। जैसे ये सब खत्म होगा, मैं 1 वीक का टूर आप लोगों के लिए फ्री कर दूंगा और साथ में आप लोगों को 10,000 के गिफ्ट भी दिए जाएंगे। कभी कभी पैसा उस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेता है जो किसी से हैंडल ना हो रहा हो। पैसों की बात करते ही आरव ने सभी का दिल जीत लिया था। ठीक है, आप सभी अपने अपने कमरों में वापस जाइए और मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी बाहर जाने की कोशिश ना करे और जिसके फैमिली मेंबर और दोस्त किडनैप हुए हैं वो यहाँ रुककर मुझे उनके बारे में डिटेल्स बताएं। होटल स्टाफ ने सारे लोगों को उनके रूम तक पहुंचाया और बाकी लोग वहीं रुक गए थे। आरव उन लोगों से किडनैप हुए टूरिस्ट का नाम और उनकी पहचान से जुड़ी जानकारी इकट्ठी करने लगा था। मुझे ये भी बताइए कि उन लोगों ने किस तरह की ड्रेस पहनी थी। मैं ये सारी जानकारी इसलिए ले रहा हूँ ताकि उनको वापस लाते समय हमारी टीम से किसी भी तरह की कोई गलती ना हो जाए। सारे लोग एक एक करके सारी डिटेल्स बता रहे थे। उसी समय वो लेडी आरव के पास आई जिसकी 6 साल की बेटी भी किडनैप हो गई थी। मुझे ये तो नहीं पता मेरी इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को कितना फायदा होगा, लेकिन मैं बस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के पास एक स्मार्ट वॉच है जिसमें GPS फंक्शन भी है। उस लेडी की इन्फॉर्मेशन ने आरव के चेहरे पर स्माइल ला दी। उसे एक रास्ता नजर आने लगा था। वो जल्दी से उस लेडी के करीब आया। क्या आप अभी उसकी लोकेशन देख सकती हैं? आरव के चेहरे पर तो स्माइल थी, लेकिन लेडी का चेहरा बिल्कुल उदास था। उसने उसी उदास भरे चेहरे के साथ ना में सिर हिला दिया। उसकी वॉच मेरे फोन से कनेक्ट थी। पहले मैं उसकी लोकेशन देख पा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक ही उसकी लोकेशन गायब हो गई। फिर मेरा फोन तो आप लोगों ने जमा कर लिया है। इतना बोलकर वो लेडी फिर से रोने लगी। ये बात सुनकर आरव के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। उसने एक लंबी सांस ली और लेडी की तरफ देखकर उसे मोटिवेट करते हुए एक हल्की स्माइल की। आप चिंता मत करिए, वो ठीक होगी। हो सकता है कि अभी वो सिग्नल में ना हो। जैसे ही वो सिग्नल में आएगी उसका GPS ऑन हो जाएगा और हमें उसकी लोकेशन मिल सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपका मोबाइल फिलहाल यूज करूं? आपको इसका मोबाइल क्यों चाहिए? अभी कुछ देर पहले ही तो आपने कहा था कि फिरौती के पैसे देकर आप हमारी बेटी को वापस ले आएंगे। फिर अचानक उसकी लोकेशन की जरूरत क्यों? उस लेडी के हस्बैंड का गुस्सा बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि आरव उनके साथ किसी तरह की चाल चल रहा था। उसने अपनी बेटी के वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन उस लेडी ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आरव ने जल्दी से उस आदमी को शांत किया। आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं ये सब प्रिकॉशन के लिए कर रहा हूँ। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाला किडनैपर है। हम पूरी तरह उस पर विश्वास नहीं कर सकते। हम जितनी जल्दी आपकी बेटी की लोकेशन ढूंढ पाएंगे उतनी जल्दी हम कोई एक्शन ले सकते हैं। आरव की बात सुनकर लेडी ने अपने हस्बैंड का हाथ छोड़ और आरव के पास आकर उसने अपना फोन यूज करने का इशारा कर दिया था। आरव ने मोबाइल लेकर सबसे पहले एप्लीकेशन को चेक किया। वो देखना चाहता था कि GPS की लास्ट लोकेशन क्या थी। उसने लेडी से उसी लास्ट लोकेशन के बारे में पूछा। मुझे करेक्ट लोकेशन तो याद नहीं है, बस इतना पता है कि लास्ट टाइम लोकेशन साउथ ईस्ट की तरफ दिखा रही थी। कीरत वहीं खड़ा आरव और उस लेडी की बात सुन रहा था। उसे कश्मीर की सारी लोकेशन के बारे में पता था। वो तुरंत आरव के करीब आया। सर, हमने किडनैपिंग के बाद करीब 100 किलोमीटर के एरिया को सर्च किया था और इस साउथ ईस्ट का पूरा एरिया पहाड़ी जंगल से घिरा हुआ है। हो सकता है कि किडनैपर्स ने टूरिस्ट को वहीं रखा हो और वहाँ नेटवर्क भी नहीं रहते। अब आरव और अलर्ट हो गया था। वो बाकी लोगों से इस बारे में पूछने लगा जैसे किसी तरह का कोई गैजेट जो उनकी फैमिली या फ्रेंड के पास हो। सबने कुछ न कुछ बताया, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जिनका GPS अभी भी ऑन हो। कुछ देर सबसे बात करने के बाद आरव ने सबको रेस्ट करने के लिए कहा और कीरत के साथ होटल के लॉन की तरफ चला गया। मिस्टर अंबानी, मुझे शक है कि उन लोगों ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था। जैसे वो हमारा ठिकाना पहले से जानते थे, नहीं तो हमें कहीं ना कहीं से भनक लगी जाती। आरव लॉन में घूम रहा था और कुछ सोच रहा था। फिर अचानक कीरत की तरफ देखा जैसे उसे कुछ याद आया हो। तुम सारे टूरिस्ट की इन्फॉर्मेशन को फिर से चेक करो।
हमें उन टूरिस्ट की जितनी इन्फॉर्मेशन मिले उतना अच्छा है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? उन टूरिस्ट में से कोई किडनैपर से मिला हुआ था? पता नहीं कीरत, लेकिन हमें हर एंगल से सोचना होगा और यहाँ सिग्नल जैमर लगवाओ ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन उन किडनैपर्स तक ना पहुंचे। कीरत ने ओके सर कहा और जैमर्स को पूरे होटल के चारों तरफ लगाने का प्लान बताने लगा था। ठीक है, और इस बारे में ज्यादा लोगों को मत बताना। अगर टूरिस्ट नेटवर्क के बारे में पूछे तो कह देना बेस स्टेशन से सिग्नल वीक है। कीरत बात समझ गया था और ओके बोलकर इस काम को करने के लिए जुट गया। कुछ समय बाद ही हनुमा अपनी हॉकी टीम के साथ वहां पहुंच चुका था, लेकिन आरब ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो होटल के अंदर ना आए ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले। हनुमा के अलावा उसकी टीम में टोटल 28 लोग थे। आरब उनसे मिलने गया। मिस्टर अंबानी, ये सारे प्रोफेशनल फाइटर्स हैं। कुछ इनमें से मास्टरमाइंड है, कुछ स्नाइपर, कुछ बेस्ट हैंड फाइटिंग जानते हैं। यहाँ खड़ा हर फाइटर इंडिया के कोने कोने से चुनकर लाए गए हैं। अभी तक फाइटर को ये नहीं पता था कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया था। आरब ने सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन किया और सारी सिचुएशन बताई। ये सुनकर सारे फाइटर गुस्से में आ गए। उनका खून खौलने लगा था। वो बिना देरी किए किडनैपर्स को ढूंढने निकलना चाहते थे। हरामी, उनकी हिम्मत कैसे हुई छोटे बच्चों को किडनैप करने की? आप टेंशन मत लीजिए सर, सारे टूरिस्ट बिल्कुल सही सलामत वापस आएंगे। यह हॉकाई टीम का वादा है। इन लोगों का कॉन्फिडेंस देखकर आरब को अब यकीन हो गया था कि वो बहुत जल्द सारे टूरिस्ट को वापस ले आएगा और फिर से अपनी रंग महल हॉलीडे को शुरू कर पाएगा। सारे फाइटर्स अपना अपना बैग लेकर खड़े थे। आप लोगों के लिए दूसरे होटल में रुकने का इंतजाम किया है। आज रात रेस्ट कीजिए, हम लोग कल से इस मिशन में लग जाएंगे। नहीं सर, हम कल तक का वेट नहीं कर सकते। हमें जो करना है आज से ही करना होगा। मैं समझ सकता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन इस एरिया को हम जानते नहीं हैं। हमें पहले प्लान बनाना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। हनुमा की बात से सारे फाइटर अग्री थे। आरब उन्हें दूसरे होटल लेकर गया जहां उनके रुकने की अरेंजमेंट थी। वहां पर आरब और हनुमा दोनों रूम में बैठकर टूरिस्ट को किस तरह छुड़ाना था उस पर बात कर रहे थे। हमारे पास सिर्फ एक मौका होगा। मुझे नहीं पता उन किडनैपर्स ने पहले से क्या प्लान बनाया हुआ है। वो बहुत ही स्ट्रांग है, उन्हें पहले से सब कुछ पता होता है हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। हनुमा आरब की बात सुनकर कुछ सोच रहा था और साथ में चाय के मजे ले रहा था। वो कितनी भी चालाकी कर लें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में किडनैपर्स एक न एक गलती जरूर करेंगे। हमें बस उस मौके के लिए तैयार रहना है। आरब और हनुमा काफी देर तक इस बारे में डिस्कस करते रहे। फिर आरब ने उन्हें आराम करने दिया और वहां से सीधे अपने होटल के कमरे की तरफ आ गया। अपने रूम में लौटने के बाद भी आरब को नींद नहीं आ रही थी। वो बस सोच रहा था कि किस तरह टूरिस्ट को छुड़ाया जाए। लेकिन सिर्फ आरब ही नहीं था जो कश्मीर की अंधेरी रात में जाग रहा था। उसी होटल का चीफ सिक्योरिटी कीरत अपने एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठकर होटल के पीछे एक छोटे से रूम में ड्रिंक कर रहा था। मैं खुद की नजरों में गिर चुका हूँ। जब उस बच्ची के फादर ने मुझे एक पंच मारा था तब मुझे ऐसा लगा कि मैं इसी लायक हूँ, मुझे मार देना चाहिए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं सर? वहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे। आप खुद को ब्लेम मत करिए। कीरत ड्रिंक का ग्लास खत्म करता और तुरंत दोबारा पैक बना लेता। उसके अंदर अब जीने की इच्छा खत्म हो रही थी। आज तक उसने जो सीखा था उस ट्रेनिंग का यूज करने का टाइम आया तो वो फेल हो गया था। ये ख्याल उसे न रात में सोने दे रहा था और ना ही दिन में टूरिस्ट से नजरें मिलाने। अगली सुबह आरब उठकर हनुमा की टीम से मिलने के लिए होटल से निकला ही था कि तभी कीरत उसे मिल गया। वो आरब के करीब आया। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे ही कीरत उसके पास आकर बोला, उसके मुंह से अल्कोहल की स्मेल आई। तुमने ड्रिंक की है? कीरत, दिस इज टू मच। यहाँ इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है और तुम दारू के नशे में घूम रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें जॉब से निकाल देना चाहिए। आरब ने गुस्से में कीरत को बहुत कुछ बोल दिया और बिना कीरत की बात सुने वो वहां से चला गया था। कीरत अपना सर झुकाए वहां खड़ा रहा। उसे गुस्सा आया कि आरब ने उसकी बात तक नहीं सुनी और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कीरत ने सोच लिया था कि वो यहाँ से चला जाएगा। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गया था। आरब वहां से निकलकर सीधे हनुमा से मिलने चला गया। वहां हनुमा की पूरी टीम रेडी थी और हनुमा अपनी हॉकी टीम से बात कर रहा था। ब्रदर्स, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को वापस जाना है तो अभी जा सकता है। इसके बाद हम पीछे नहीं हट सकते।
हनुमा की बात सारे फाइटर्स ध्यान से सुन रहे थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो इस मिशन को छोड़कर जाएंगे। ये देखकर हनुमा को बहुत अच्छा लगा। दैट्स गुड। मैंने कौशल को वाइस कैप्टन बनाया है, जो डायरेक्शन और रूट में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, हम अपने मिशन में आगे बढ़ते हैं। सभी ने एक साथ ओके कैप्टन कहा और उनकी मीटिंग ओवर हो गई। हनुमा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ आरव पहले से खड़ा था। ओह मिस्टर आरव, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप भी आए हुए हैं। क्या आप हमारी टीम को कुछ बताना चाहते हैं? जी, मुझे आप लोगों से 2 इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। पहली ये कि 95% चांसेस हैं कि किडनैपर्स साउथ ईस्ट के पहाड़ी जंगल में हैं, और दूसरी बात कि जो टूरिस्ट किडनैप हुए हैं उनमें से एक बच्ची के पास GPS वाली वॉच है। मेरे पास उसकी माँ का मोबाइल फोन है। क्या आप लोग उसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं? आरव ने उसको फोन हनुमा को दिया था। हनुमा ने अपनी टीम को उस फोन की जांच करने के लिए कहा, लेकिन उसे कोई भी लोकेशन नहीं दिखी। इस मोबाइल को हम अपने साथ रखेंगे ताकि जब उसकी कोई लोकेशन हमें मिले तो हम तुरंत ट्रैक कर सकें। आरव ने वो मोबाइल वहीं पर छोड़ दिया। तभी कौशल ने आरव को मैप दिखाया। सर, हमें एक प्रॉब्लम हो सकती है। कश्मीर के पहाड़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। वैसे तो हम सभी ने ही पहाड़ी जंगलों में ही ट्रेनिंग की है, लेकिन अगर उस प्रोसेस से काम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आरव समझ नहीं पा रहा था कि कौशल क्या कहना चाहता था। फिर उसने क्लियर वे में बताया कि उन्हें एक लोकल आदमी की जरूरत पड़ेगी जिसे पूरा कश्मीर अच्छे से पता हो। तुम सही कह रहे हो, मैं भी कोई लोकल आदमी फाइंड करता हूँ, और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। वहाँ खड़ा हनुमा कुछ सोच रहा था। वो कुछ देर तक कश्मीर के मैप को बड़े ध्यान से देखता रहा। मिस्टर आरव, आपने बताया कि किडनैपर्स साउथ ईस्ट की पहाड़ी वाले जंगल में हैं। हो सकता है कि वे लोग ज्यादा लोग हों, और भले ही वो लोग वहाँ जंगल में रह रहे हों, लेकिन खाने और पीने के लिए तो वो बाजार आते ही होंगे। वही उनकी गलती होगी जिसका हमें फायदा मिलेगा। हॉकी टीम ने बहुत सारे ऐसे मिशन किए थे जिसमें उनकी जीत नामुमकिन थी, लेकिन उनकी टीम वर्क ने सारे मिशन पूरे किए थे। अब आरव को हॉकी टीम पर भरोसा होने लगा था। ओके, मैं जल्दी से एक गाइड को ढूंढता हूँ। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। क्या यहाँ किसी को भी नहीं पता है कि बाहर से फाइटर्स की टीम आई है, इसलिए जितना हो सके सबसे छुप कर रहिए या फिर अपना गेटअप चेंज कर लीजिए। हॉकी टीम से बात करके ये डिसाइड हुआ कि जल्द ही सबके लिए लोकल कपड़े और विग का इंतजाम किया जाएगा, जिससे ये सभी लोग अपनी पहचान छुपा सके। मैं कल सारी चीजों का अरेंजमेंट कर दूंगा। इतना बोलकर आरव होटल वापस लौट गया था। होटल आने के बाद आरव ने बहुत लोगों से बात की, लेकिन उसे कोई भी लोकल आदमी नहीं मिल रहा था। होटल के स्टाफ में जो लोकल वर्कर्स थे उनसे बात की, लेकिन आरव की मदद के लिए कोई भी नहीं मिल रहा था। अगर कोई लोकल इंसान उसे नहीं मिला तो वो जल्दी से किडनैपर्स का पता नहीं लगा पाएगा। आरव अपने रूम में यही सोचते हुए इधर से उधर घूम रहा था। तभी कीरत वहाँ आया। आरव ने जैसे ही उसे देखा वो गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा। कीरत, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अभी मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। सॉरी सर, मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं बस कुछ बातें शेयर करने आया हूँ। मैंने आज बाजार में कुछ अलग लोगों को देखा है जो यहाँ के हैं भी नहीं। ये सुनते ही आरव के कान खड़े हो गए थे। धीरे धीरे आरव का गुस्सा शांत होता चला गया और ध्यान से कीरत की बात सुनने लगा। मुझे पूरी बात बताओ। सर, सुबह जब आपने मुझे डांटा तो मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा, और मैं बाजार की तरफ चला गया था। लेकिन मैंने बाजार में देखा कि कुछ लोग किसी से बात कर रहे थे। उनका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग था। मैंने जैसे उनका पीछा किया तो वो अचानक कहीं छुप गए। हनुमा ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा था। वो किडनैपर्स गलतियां कर रहे थे और सबकी नजरों से छुपकर बाजार भी आ रहे थे। किरत, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सुबह के बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन तुमने उन्हें पहचाना कैसे? सर, इतने टाइम से मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ की लैंग्वेज और हर जगह को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सुनते ही आरव के दिमाग में तुरंत आइडिया आया। वो कुछ देर तक कीरत को देखता रहा। कीरत, अगर मैं तुम्हें एक और मौका दूं खुद को प्रूव करने का तो क्या करोगे? सर, मैं सुबह भी यही कहना चाहता था। मुझे बस एक मौका देकर देखिए। अब मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। कीरत की आंखों में दिख रहा था कि वो सच में खुद को प्रूव करना चाहता था, और जैसे ही आरव ने कीरत को हॉकी टीम के साथ काम करने के लिए कहा, उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगले दिन आरव आराम से अपने रूम में बैठकर कॉफी पी रहा था। तभी उसके रूम में वेटर आया।
तेज भागकर आने में उसकी सांसें तेज चल रही थी। सर, नीचे कुछ लोकल लोग आए हैं और बहुत हंगामा कर रहे हैं। आरव ने तुरंत ही अपनी कॉफी वहीं टेबल पर रखी और खुद में ही बड़बड़ाने लगा। फिर से? नहीं यार, बस जल्दी से सारा मैटर क्लोज हो जाए। आरव इरिटेट होकर होटल के रिसेप्शन एरिया की तरफ आया तो उसने देखा गांव के 26-28 लोग होटल में घुस आए थे और होटल के स्टाफ उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे थे। आरव समझ नहीं पा रहा था इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हुए थे। देखिए, आप लोग बताइए क्या काम है? प्लीज आराम से बैठकर बात करते हैं। नहीं, मुझे बैठकर बात नहीं करनी, मुझे आपके मालिक से बात करनी है। आप लोग जल्दी से उन्हें बुलाइए। तब तक आरव उनके पास पहुंच चुका था। उसने किसी तरह होटल के स्टाफ और गांव वालों के बीच चल रही लड़ाई को रोकने की कोशिश की और गांव वालों से बहुत ही प्यार से बात करने लगा। हेलो, आपकी जो भी समस्या है मुझे बताइए, मैं इस होटल के मालिक तक आपकी खबर पहुंचा दूंगा। वो सारे लोग आरव को देखकर हंसने लगे थे। फिर उन्हीं में से एक गांव वाला आरव के करीब आया और उसकी आंखों में देखने लगा। मिस्टर आरव, मैं हूँ हनुमा। जैसे ही आरव ने सबकी तरफ देखा, उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये सारे हॉकी के फाइटर्स थे जो पूरी तरह कश्मीर के लोकल लग रहे थे। वो जल्दी से सभी को लॉन की तरफ लेकर गया। आप लोग तो सच में यहाँ के लोकल की तरह ही दिख रहे हो। चेहरा, बाल, कपड़े, सब कुछ आप लोगों ने बदल लिया। हॉकी टीम ने इतने अच्छे से अपने आप को वहाँ के लोकल जैसा वाला बनाया था कि कोई भी उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये लोग यहाँ के नहीं थे। आरव उनका काम देखकर बहुत खुश था। कुछ ही देर में हॉकी टीम अपने मिशन पर निकलने वाली थी। हॉकी टीम, आई नो यू आर द बेस्ट, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, टूरिस्ट सेफ्टी सबसे पहले है। कोई भी एक्शन जल्दबाजी में मत लेना। आरव अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। आप टेंशन मत लीजिए सर, हम हर एक मिनट की खबर आपको देते रहेंगे और जैसे ही टूरिस्ट की कोई भी खबर मिलेगी सबसे पहले आपको बताएंगे। आरव ने ओके कहा और कीरत को बुलाया। कीरत सभी को देखकर एक पल के लिए शॉक्ड हो गया था। फिर जैसे ही उसने हनुमा को पहचाना तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आरव ने हनुमा को सब कुछ समझा दिया था और कीरत अपने इमोशंस और कॉन्फिडेंस के साथ हॉकी टीम का गाइड बनकर कश्मीर के साउथ ईस्ट एरिया की ओर निकल गया था। उनके साथ ही आरव की उम्मीद भी चल रही थी, लेकिन दूसरे शहर में न्यूज़पेपर और मीडिया में एक खबर तेजी से ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई थी कि कश्मीर में 50 लोगों का हुआ किडनैप। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। ये न्यूज हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। सोशल मीडिया को एक हॉट टॉपिक मिल चुका था। हर कोई रंग महल हॉलिडे पर सवाल उठाने लगे थे और साथ ही साथ रंग महल हॉलिडे को बदनाम किया जाने लगा था। वहीं बंटी अंबानी अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था, मोबाइल पर ये न्यूज पढ़ रहा था। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, मजा आ गया। लगता है विहान मुझे यही दिखाना चाहता था। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये सोचकर कि अब आरव इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। बंटी विहान के साथ काम कर रहा था, लेकिन विहान ने उसे ये नहीं बताया था कि वो आरव के साथ क्या करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ विहान बड़े आराम से अपने पूल के किनारे लेटकर फोन पर बात कर रहा था और उसके आसपास सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी हुई थी। हेलो करण, टाइम आ चुका है अपना खेल खेलने का। ठीक है विहान, मैं समझ गया। करण ने विहान से बात करने के बाद सारे स्ट्रीमर्स को इन्फॉर्म कर दिया जिन्हें न्यू एग्रीमेंट पर साइन किया गया था। जैसे ही करण ने उन लोगों से कहा, वैसे ही सारे स्ट्रीमर्स ने रंग महल हॉलिडे पर नेगेटिव वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। ये वही लोग थे जो पहले फिनिक्स लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करते थे, लेकिन अब उन सब ने वो कंपनी छोड़ दी थी। इन स्ट्रीमर्स ने सिर्फ रंग महल हॉलिडे को नहीं, फिनिक्स एंटरटेनमेंट को भी बदनाम करना शुरू कर दिया था। रीना अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी, तभी उसकी सेक्रेटरी भागते हुए आई और जल्दी से इस न्यूज के बारे में बताया। जैसे ही रीना को पता चला कि स्ट्रीमर्स ने क्या किया था, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ये एहसान फरामोश लोग, हमने उन्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? सांप की तरह हमें ही डस लिया। रीना का गुस्सा देखकर उसकी नई सेक्रेटरी डर से कांप रही थी। उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। रीना ने गुस्से में जोर से टेबल पर हाथ मारा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। तुरंत लॉयर को कॉल करो और ये सारे स्ट्रीमर्स पर फ्रॉड करने का केस करो। इन्हें क्या लगा हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? और जिस कंपनी ने इन्हें हायर किया है उस पर भी मैं केस करूंगी। इस तरह सोशल मीडिया पर फेक न्यूज दिखाना गैर कानूनी है। मैं बताती हूँ अब। ओके मैम। सेक्रेटरी बात सुनते ही जल्दी से केबिन से बाहर निकल गई थी।
उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अभी बाहर निकल जाएगा। अभी तक जो रीना इतने आराम से हंसते हुए बात करती थी, उसका गुस्सा देखकर सेक्रेटरी के तो पैर ही कांपने लगे थे। कुछ देर तक रीना अकेले अपने केबिन में बैठी रही, फिर तुरंत ही उसे आरब का ख्याल आया और उसने बिना देरी किए आरब को कॉल किया और सब कुछ डिटेल से बताने लगी थी। ये जो न्यूज़ में आ रहा है, क्या ये सच है? क्या सच में टूरिस्ट का किडनैप हो गया है? आरब होटल के फूड एरिया में बैठकर लंच कर रहा था कि ये सुनते ही उठ खड़ा हुआ। ये तुम्हें कैसे पता? ये न्यूज़ पूरे इंडिया को पता चल चुकी है सर। इंटरनेट पर तो आग की तरह ये न्यूज़ फैल रही है और हमारे स्ट्रीमर्स ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने हमारा एग्रीमेंट तोड़कर दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया है। सर, मुझे तो इसके पीछे किसी की चाल लग रही है। आरब ये सब सुनकर शॉक्ड हो गया था। उसके चेहरे पर टेंशन दिख रही थी। रीना की बात सुनकर वो समझ गया था कि ये काम विहान का था, लेकिन आरब ये नहीं जानता था कि उसके साथ और कौन था जो उसे निशाना बनाए बैठा था। बिना किसी सबूत के आरब भी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अंदाजा लगाने के। अगर आरब अंबानी फैमिली से इस बारे में बताता भी तो किस बिहाफ पर अंबानी फैमिली आरब की बात का यकीन करती? उसके लिए आरब के पास सबूत होने बहुत जरूरी थे। मैं अभी वहां नहीं आ सकता। मुझे यहाँ टूरिस्ट को बचाना है। तुम अभी कुछ भी मत करना। कैसे भी करके अपनी टीम को बिखरने मत देना। अभी कंपनी के लॉस को मैं नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। लेकिन सर, इंटरनेट पर हर कोई हमारी कंपनी की बुराई कर रहा है। मैंने इन स्ट्रीमर्स पर केस करने के लिए बोल दिया है और सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने के लिए उन्हें भी सबक सिखाकर रहूंगी। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। रीना गुस्से में फैसले ले रही थी जिससे कंपनी को लॉस हो सकता था। आरब ने रीना को थोड़ा शांत रहने के लिए कहा। उसके हिसाब से अभी केस करने का टाइम नहीं आया था। उसने रीना से अभी केस ना करने के लिए कहा। इस पूरे खेल को कोई बहुत ही समझदारी से खेल रहा है। तुम्हारी एक गलती हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। हो सकता है कि वो भी यही चाहता हो कि तुम गुस्से में केस करो और उन्हें फिर से एक मौका मिल जाए। आरब की बात सुनकर रीना का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। आरब ने उसे समझाया कि जैसे ही वो यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा तो तुरंत वहाँ आकर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इतना बोलकर आरब ने फोन कट कर दिया था कि तभी फिर से फोन बज उठा। आरब ने देखा क्यारा उसे कॉल कर रही थी। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। हेलो, हाँ क्यारा, क्या हुआ? आरव, यहाँ की हालत बहुत खराब हो चुकी है। न्यूज़ की खबर ने यहाँ हंगामा मचा दिया है। लोग रंग महल के ऑफिस में आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं और टूरिस्ट की फैमिली और फ्रेंड्स बहुत ही गुस्से में हैं और अब तो पुलिस ऑफिसर भी इसमें शामिल हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रही। ये सुनकर आरब की टेंशन और बढ़ गई। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही थी कि दूसरी प्रॉब्लम आ गई थी। आरब के सामने रखा लंच ठंडा हो गया था और आरब का दिमाग धीरे धीरे गर्म हो रहा था। ये खबर फैलने से रंग महल का नाम पूरी तरह खराब हो सकता था। जो बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ था उसका अंत आरब को दिखने लगा था।